हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने टीचर स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चल रहा था आपका सिंटैक्स। क्या चल रहा था? सिंटैक्स, जिसके काफ़ी पॉइंट हम कंप्लीट करा चुके हैं और आपका जो 7वां पॉइंट चल रहा है वो इस समय चल रहा है आपका। तो इसमें आपका है सिंटैक्स ऑफ टेंस। क्या चल रहा है? सिंटैक्स ऑफ टेंस। 6 पॉइंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले आपको सिंटैक्स ऑफ नाउन, फिर सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, सिंटैक्स ऑफ वर्ब, है ना, सिंटैक्स ऑफ पजेसिव। इस तरह से हम आपको काफ़ी पॉइंट कंप्लीट करा चुके हैं और अब आपका चल रहा है 7वां पॉइंट। टोटल पॉइंट आपके 11 हैं। इसमें भी ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम पिछली वीडियो में प्रोवाइड कर चुके हैं, तो इसके बाद ये हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपकी एक मिक्स वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज की, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ चुके, है ना। तो पूरी तरह समझ में आएगा जब आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो समझने के लिए इसको हमने देखो इस तरह से लिखा है कि हम एक तरफ क्या लिखते हैं, रूल्स लिखते हैं, और दूसरी तरफ उसके एग्जाम्पल लिखते हैं, ताकि रूल्स और एग्जाम्पल के संयोग से हमको सिंटैक्स बहुत अच्छे समझ में आ सकता है। तो हमने इस बात पर काफ़ी रिसर्च किया। आपके भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सिंटैक्स को बढ़िया तरह समझा जाए, तो हमने ये तरीका ढूंढा कि सिंटैक्स आपको बढ़िया तरह समझ में आना चाहिए। इसीलिए आपका ये 7वां पॉइंट है, सिंटैक्स ऑफ टेंस। तो आज ये आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट शुरू होगा। तो समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। तो हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी जिसमें चला आपका सिंटैक्स, जिसका मतलब था वाक्य को शुद्ध करना। क्या होता है कि वाक्य में कुछ गलतियां होती हैं और उन्हें सही करना क्या कहलाता है? सिंटैक्स कहलाता है। तो आपका 7वां पॉइंट है सिंटैक्स ऑफ टेंस। क्या है? सिंटैक्स ऑफ टेंस। ये हमारा पार्ट दूसरा है। इसका पहला पार्ट हम पिछली वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं आपको। तो इसके टोटल 1 2 3 4 रूल है। कितने इसके? 4 रूल हैं, जिसके बाद ये आपका सिंटैक्स ऑफ टेंस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, रूल में हमने वही बातें लिखी है जो एग्ज़ाम में अक्सर सेंटेंस आ जाते हैं और फिर वो गलत हो जाते हैं। यदि आपको रूल अच्छी तरह से पता होगा तो आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता है और आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से सही कर सकते हैं। जैसे देखो, पहला रूल है हमारा इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। टेंस आपने पढ़े होंगे बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि हम टेंस की वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। तो सब्जेक्ट आपका एक वचन हो या फिर बहुवचन हो, क्या आती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। लेकिन जब डिड का प्रयोग किया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब डिड का प्रयोग कब होगा, इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि वाक्य नेगेटिव होगा तो डिड का प्रयोग होगा, वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो डिड का प्रयोग होगा। तो दोनों बातों में याद रखना है कि यदि वाक्य नेगेटिव आता है तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो तब भी हम फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। ठीक है, तो आती है इंट्रोगेटिव में डिड शुरू में लगाते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक और कंडीशन इसमें आती है। देखो, पहली बात तो ये होगी आपकी, दूसरी बात ये वाली हो गई, है ना, तीसरी बात ये वाली हो गई इसमें। अब चौथी बात आती है कि हु तथा नेवर वाले, नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ये बात आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है कि यदि वाक्य में हु आ जाए, क्या आ जाए? हु या फिर नेवर आ जाए, तो क्या करोगे? उसमें अभी आप वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाओगे। लेकिन बाकी जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं आपके, व्हाट है, वेयर है, इन सब के साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। लेकिन हु के साथ क्या आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो रूल समझ में आ गया होगा आपको। जब रूल समझ में आ गया है तो आप एग्जाम्पल को बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए, पहले वाक्य में क्या दिया हुआ है? ही डिड वेंट टू स्कूल। अब देखिए, आपने रूल समझ लिया होगा। अब इसमें क्या है? देखो, डिड भी दिया है और सेकंड फॉर्म भी दी है, दोनों चीज़ दी हैं। हमने क्या बताया था
कि डिड का प्रयोग नेगेटिव में होगा या फिर इंट्रोगेटिव में होगा, दो ही कंडीशन में होगा। तो ये वाक्य आपको ना तो इंट्रोगेटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो डिड का प्रयोग नहीं होगा, बाकी आपका डिड हट जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, वी डिड नॉट वॉश्ड आवर क्लॉथ्स। तो देखो डिड दिया है और नॉट भी दिया है इसमें। जब डिड नॉट दिया है तो किसका होगा, वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्या आएगी इसमें, वॉश, वॉश्ड नहीं आएगी। तो ये सेंटेंस भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे, हु डिड राइट दिस लेटर। देखो हु डिड राइट दिस लेटर, अगर हम एक एंगल से देखें तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन नियम के अनुसार हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम बता चुके हैं कि हु वाले वाक्यों में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और इसमें क्या लगा हुआ है, डिड और फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो डिड को काटेंगे और क्या कर देंगे, इसे सेकंड फॉर्म कर देंगे और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। डेट क्लियर। आगे दूसरा रूल, एक और सेंटेंस दिया है, इसमें देख लेते हैं भी इसी संबंधित। मोहन प्ले द मैच। अब देखो ये सेंटेंस है, अगर आप इसमें देखें तो बहुत सारी गलती हैं हमारी, है ना, क्योंकि इसमें किसी एंगल से कोई टेंस नहीं है, तो वो हमको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसको कर दें प्लेस, या तो एस लगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, या फिर कर दें हम इसको प्लेड, तो भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस के लिए तो बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिससे सेंटेंस करेक्ट हो जाते हैं। डेट क्लियर। आगे रूल सेकंड को देखिए, जब एक साथ दो वाक्य दिए हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको बड़े ध्यान समझोगे। अक्सर इसका एक सेंटेंस आ जाता है और वो 90% 90 से ऊपर भी बच्चों का गलत होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझोगे इस रूल को। जब एक साथ दो वाक्य दिए हों, उनके बीच में बिफोर या फिर आफ्टर दिया हो, यानी कि एक साथ दो वाक्य दिए हैं और उनके बीच में क्या दिया है, या तो आफ्टर होगा या फिर बिफोर होगा, दोनों में से एक शब्द होगा। जब ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए कि वाक्य दिया हो और उसमें क्या दिया हो, या तो बिफोर दिया हो या फिर आफ्टर दिया हो, तो हमने सेंटेंस नंबर देखिए 5 में दिया है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम, लिखा हुआ है। अब बिफोर आ गया, दिया हो एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। किस में बनता है, उसमें एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वर्ब प्लस सेकंड फॉर्म से बनता है, तथा दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। अब आपको दो बातें याद रखनी है इसमें, कि जो सेंटेंस आपको दो सेंटेंस दिए हैं, अगर आपकी एक कंडीशन जिसमें आपको मिल जाए, यानी कि आपको या तो उसमें हैड थर्ड फॉर्म दी होगी या फिर आपकी वर्ब सेकंड फॉर्म होगी, तो एक चीज़ तो उसमें आपको पकड़नी पड़ेगी, सेंटेंस में आपको एक चीज़ पकड़नी पड़ेगी। आपने एक चीज़ पकड़ ली, फिर दूसरी को देखो, गलती आपके सामने आ जाएगी। वो हम किससे बताएंगे, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे। थोड़ा सा और है, यदि एक वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में हो, अब किस में दिया हो, एक फ्यूचर परफेक्ट में दिया हो, तो दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से, द पेशेंट हैड डाइड, अब एक वाक्य हो गया बिफोर द डॉक्टर केम, दूसरा वाक्य एक ये रहा, दूसरा ये रहा, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा ये रहा और एक ये रहा, हम कैसे भी कह सकते हैं इसको, चाहे तो हम इसको पहला मान लें या दूसरा, या इसको पहला या दूसरा कैसे भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या दिया है, इसमें हैड दिया है, क्या दिया है, हैड। तो देखो हमें इसमें हैड बताया ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे सामने है। जब हमें हैड मिल चुका है तो दूसरे में क्या मिलना चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलनी चाहिए, हमको मिलनी चाहिए। तो देखते हैं, द डॉक्टर कम, सेकंड फॉर्म तो नहीं आ रही, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और सेकंड फॉर्म होती है केम, तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक, द मदर विल हैव कुक्ड द फूड बिफोर। अब देखिए इसमें क्या आ गया, आपको विल हैव मिल गया, क्या मिल गया, विल हैव। और हम आपको देखो फ्यूचर परफेक्ट, ये विल हैव फ्यूचर परफेक्ट है आपका, ठीक है। जब आपको फ्यूचर परफेक्ट आई मीन विल हैव मिल चुका है, तो दूसरा वाला किसमें मिलेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिसमें क्या दिया है, सेकंड फॉर्म दी है आपकी, तो गलत है आपका। तो क्या हो जाएगा, ये रीचेस हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये भी हमारा करेक्ट
हो जाएगा। आगे देखिए, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। अक्सर स्टूडेंट जब स्टोरी बनाते हैं तो इस चीज़ को गलत कर देते हैं, नॉट को अपने मन से लगा देते हैं, जहाँ मन किया वहाँ नॉट को लगा दिया। ऐसा नहीं है, नॉट का भी एक नियम होता है, अपना एक रूल होता है कि नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, चाहे भले ही कोई सी भी कंडीशन हो, कोई सा भी टेंस हो, कोई सा भी सेंटेंस हो। ठीक है, इस बात को फॉलो करोगे। कौन सा? नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। यदि वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV दी हो तो एक शब्द HV का कार्य करता है। ये भी बात बहुत बढ़िया है कि यदि वाक्य में एक से अधिक शब्दों की HV आ जाती है तो उसमें एक शब्द को ही HV मानते हैं। मैंने अक्सर देखा स्टूडेंट को, जैसे कि विल भी हमारी HV है। क्या है? विल भी HV है। और जब इंट्रोगेटिव बनाते तो विल भी को शुरू में ही लगा देते हैं, जबकि हम आपको बता चुके हैं कि जब एक से अधिक शब्दों की HV होगी तो एक शब्द ही आगे आएगा, ना कि दोनों आ जाएंगे। तो इस बात को भी आप स्मरण रखोगे। देखो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, सुमन विल बी नॉट रीडिंग द रामायण। अब देखो, हमारा बताया था कि जब नॉट हमेशा क्या होता है, जब एक से अधिक शब्दों के HV हो तो एक शब्द को ही HV मानते हैं। हम आपको बता चुके हैं, ये हो तो HV हो तो एक शब्द को ही HV मानते हैं। तो हमारी HV क्या है इसमें? विल है। हमारी HV क्या है? विल। तो कोई चीज़ जब जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या होगा? विल के बाद ही होगा। तो नॉट कहाँ आएगा आपका? विल के बाद आएगा। तो अक्सर ये गलत कर देते हैं, तो क्या होगा? सुमन विल नॉट बी होगा। और जब हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो ऐसे नहीं कि पूरा विल बी को उठा के आगे ले आएंगे, नहीं, सिर्फ विल ही आपका आगे आएगा। क्या आएगा? विल ही आगे आएगा, क्योंकि हम बता चुके हैं कि एक शब्द ही हमारा HV का कार्य करता है, बाकी शब्द हमारे वहाँ के वहीं रह जाएंगे। तो इस बात से भी क्लियर हो। अब ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। डेट क्लियर? आगे देखिए, हमने एक और एग्जाम्पल लिखा है, हैव बीन बॉयज़। अब देखो, इसमें हैव बीन कहाँ लगा दिया? शुरू में लगा दिया है, जबकि हम बता चुके हैं कि एक शब्द ही हमारा HV कार्य करता है, तो एक ही आगे आएगा, सिर्फ हैव आएगा। और बीन कहाँ जाएगा? बॉयज़ के बाद। ठीक, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, सेकंड फॉर्म को पहचानने के लिए सरल तरीका, यानी कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये नहीं पहचान पाते हैं कि ये सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत तो होनी चाहिए, उसका भी एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि देखिए, ये है PLA/ED, PLA/ED और PLA/प्ले। तो ये होगी आपकी फर्स्ट, ये होगी सेकंड और ये होगी थर्ड। अब रीज़न क्या है कि ये भी प्लेड, ये भी प्लेड। अब बात आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेकंड है या फिर थर्ड है। तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि स्टूडेंट बड़ा परेशान हो जाता है और वो समझता है कि पता नहीं ये सेकंड है या थर्ड है। तो हम उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं आपको, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं कि ये सेकंड है या थर्ड है। तो वो क्या है? तो सेकंड या थर्ड फॉर्म को पहचानने के लिए सरल तरीका, यदि HV के साथ है तो वो थर्ड फॉर्म होगी। यदि HV के साथ अगर कोई वर्ड आया है, जैसे कि मान लो प्लेड आया, हमारा क्या आया? प्लेड, और किसके साथ है? HV के साथ, तो क्या होगी? फिर वो थर्ड फॉर्म होगी। और बिना HV के होगी तो क्या होगी? सेकंड फॉर्म होगी। देखिए, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, मोहन हैड प्लेड द मैच। अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इसमें थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म? तो तुम कहोगे प्लेड आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लेड आ रहा है। यहाँ भी प्लेड था, यहाँ भी प्लेड था। तो कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर सेकंड है, सर क्या है? ये सेकंड है। कुछ कहेंगे ये थर्ड है। लेकिन हम आपको ऐसी पहचान बताएंगे इसकी कि आप लाइफ में कभी भूलोगे नहीं। देखिए, ये है हेड और ये क्या है? हमारी HV। क्या है? HV। तो अगर HV दी हो तो क्या होगी? अगर HV आए तो थर्ड होगी और बिना HV के आए तो क्या होगी? सेकंड होगी। अगर यहाँ पर हेड, हैज, विल, सेल कुछ भी दिया है तो क्या है आपकी? ये थर्ड फॉर्म है। क्या है? थर्ड फॉर्म है। अगर इस हेड को हम हटा दें यहाँ से और ये कहें मोहन प्लेड द मैच, तो फिर क्या हो जाएगी?
फिर हो जाएगी आपकी ये सेकंड। क्या हो जाएगी? सेकंड। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरह से याद रखोगे कि सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। काफ़ी स्टूडेंट इस बात में गलती कर देते हैं कि वो सेकंड को थर्ड बताते हैं, थर्ड को सेकंड बताते हैं, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है। इसलिए आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंटैक्स ऑफ टेंस के कुछ रूल। ठीक है, इनको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखोगे ताकि इसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, वीडियो को पूरा देखोगे और बिल्कुल भी स्किप नहीं करोगे ताकि कोई रूल छूट ना जाए। वीडियो को बार बार देखोगे ताकि रूल आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें, और वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।